हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। एंड एज यू नो लास्ट लेक्चर बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ा था, एंड देन हमने स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस। तो इसी को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे हम इसको भी कर चुके थे स्पर्मेटोजेनेसिस तक, थोड़ा सा हम रिविजन भी करेंगे यहाँ पर लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? देखो, दो टर्म है यहाँ पर, एक है गैमीट और एक है जेनेसिस। तो जेनेसिस मीन्स टू फॉर्मेशन, एंड किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर? स्पर्म की फॉर्म, मतलब गैमिट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। तो जेनेसिस, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पढ़ा था हमने। और ये वही प्रोसेस है जिस टाइम पर क्या आता है, वेरिएशन आता है। भाई हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन। और अगर हम बात करें एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, समझो जरा बात को, मैं बात कर रहा हूं अबाउट दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन शो नहीं होता, नो वेरिएशन। और वेरिएशन ना शो होने की वजह से इसके जो प्रोजेनी होंगे या जो न्यू जनरेशन होगी, कि जो न्यू जनरेशन है वो टोटली आइडेंटिकल क्लोन होगी, टोटली आइडेंटिकल क्लोन है किसके? टू देयर पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। हमने पढ़ा। बट एक रिप्रोडक्शन और हमने पढ़ा, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई इसमें वेरिएशन क्या होगा? तो होगा वेरिएशन विल बी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, वेरिएशन विल बी सो। पॉइंट ऐसा है कि ऐसा क्यों ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन शो क्यों नहीं हो रहा, सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन शो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। भाई ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या गैमेटोजेनेसिस होती है? नहीं होती। गैमेटोजेनेसिस, पर इसके टाइम पर गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेटोजेनेसिस विल बी अकर। और एक पॉइंट है, हमने पढ़ा था डिवीजन, दो टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होता है और दूसरा कौन सा होता है? मियोसिस। तो जो माइटोसिस सेल डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल सेल डिवीजन हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर डॉटर सेल विल बी इक्वल टू देयर पेरेंटल सेल है। बट रिडक्शनल डिवीजन की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, वो होगा कब? मियोसिस के टाइम पर। कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो, समझ रहा पॉइंट को जरा, मियोसिस के टाइम पर थोड़ा सा हम यहां समझेंगे मियोसिस को। मियोसिस जो होता है दो टाइप का होता है, मियोसिस 1 एंड 2। हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन सी मियोसिस की? मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं। तो मियोसिस 1 के टाइम पर जो कैरियोकाइनेसिस होता है, इसमें चार फेज होते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर मेनली कौन सा रिप्रोडक्शन डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस के टाइम पर ही वेरिएशन आता है। कैसे आएगा? मियोसिस 1 का जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें चार फेज हैं ये, और मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होगा वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड से। ये याद रखना है तुम्हें। विच कंसिस्ट द 5 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस हैं? 5 स्टेजेस हैं। और याद रखना, यहां से इस 5 स्टेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था बताया था मैंने कौन कौन से स्टेज हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, फर्स्टली डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब हमारे लिए कौन कौन से यहाँ पे स्टेप्स हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो समझो जरा। देखो लेप्टोटीन में क्या हो रहा होता है? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। सिंपल, एक ही पॉइंट हमें याद रखना है, क्या हो रहा है? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम।
या क्रोमेटिन मटेरियल, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जाइगोटीन की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेप्सिस। और क्या बनेगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में कितने क्रोमोसोम हो गए, दो, दो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई है ना यहाँ पर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली सिमिलर शेप एंड साइज के क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उनकी यहां पर क्या हुई है, पेयरिंग हुई है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो सिमिलर शेप एंड साइज के क्रोमोसोम है। इसी पेयरिंग को हमने क्या बोला, सिनेप्सिस। क्या बोला हमने इसको, सिनेप्सिस हुई है। और सिनेप्सिस होने के बाद क्या बना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल, बातें नहीं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना। और इसमें क्या होंगे, क्रोमेटिड मटेरियल होंगे, क्रोमेटिड्स, दो क्रोमोसोम है ना, ये दो क्रोमोसोम है, और ये जो क्रोमोसोम है ये कैसे हैं, होमोलोगस हैं। फॉर एग्जांपल इनकी क्या हुई, पेयरिंग हुई, तो चार क्रोमेटिड हो गए ना, तो क्या बोल दिया हमने इसको, टेट्राड। क्या बोल दिया, टेट्राड। समझ में पॉइंट आया। सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं, ये भी पता होगा तुम्हें, बताइए मुझे, सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होंगे, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। मतलब अगर नहीं नहीं, हाँ, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाले जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। याद रखना इस पॉइंट को। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें वो समझो। अगर क्रोमेटिड्स सेम क्रोमोसोम्स के हैं, द क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, ये वाले सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है ना, तो इनको हमने क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड्स। भाई ये वाले भी कौन से हैं हुए, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड हुए। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं क्रोमेटिड्स ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम, मतलब हम बात करें इस वाले की और इस वाले की, तो ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एक दूसरे के कैसे हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो जाइगोटीन लेप्टोटीन में क्या हुआ, पता चला, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, बेसिकली सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। कैसे, पेयरिंग ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम से, जिसको हमने क्या बोला, सिनेप्सिस बोला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइगोटीन में मतलब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 में फॉर्म होगा, जाइगोटीन में होगा। सिनेप्सिस क्या होगा, पता है तुम्हें। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है वो तुम्हें पता है। नेक्स्ट स्टेज है पैकेटिन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गैमेटोजेनेसिस के एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो। इसी बात कर रहे हैं हम, पैकेटिन। अब इसी पैकेटिन के टाइम पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर विल बी बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो यहां पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, मान लो एक डीएनए इसके पास था, ठीक है, एक डीएनए इसके पास है, तो ये वाला डीएनए कहां गया, यहां पर आ गया, ये वाला डीएनए यहां आ गया, एक्सचेंज हुआ है ना। तो क्या हुआ, इन पैकेटिन, इन पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर विल बी अकर बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड हुआ है या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुआ है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुआ, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसका मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या मतलब है इसका, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। भाई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहां पे क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। भाई ये डीएनए यहां से यहां आया, तो इस डीएनए के साथ क्या हुआ है, जो चेन होगी यहां पे डीएनए की क्या बनेगी, उसके साथ कंबाइन हुआ, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए।
और जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हुआ है, वहां पर क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी बनेंगे। और ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है एक एंजाइम से कोऑर्डिनेट भी होता है, रेगुलेट भी होता है, और उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। तो यहां पर जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हर एक पॉइंट से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे हम बात करें लेप्टोटीन के इस वाले पॉइंट से, जाइगोटीन के पॉइंट से हम बात करें, पैकेटिन के इन पॉइंट से हम बात करें। यहां तो मैंने एक ही पॉइंट लिखा है कि क्रॉसिंग ओवर होते हैं किसमें, पैकेटिन में। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके टाइम पर क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो डीएनए है वो एक्सचेंज होंगे, तो डीएनए रिकंबाइन भी होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए होगा। यहाँ पर एक एंजाइम इसको कंट्रोल कर रहा है, जिसको हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेज एंजाइम बोला। और जहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा या जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वहां पर क्या फॉर्म होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, जिनको हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमने बोला। कोई डाउट है? तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ही पैकेटीन के टाइम पर क्या आया, वेरिएशन आया। तो वेरिएशन रिजल्ट है किसका, क्रॉसिंग ओवर का, वो भी एट द टाइम ऑफ द पैकेटीन ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन। और मियोसिस वन के टाइम पर ही तुम्हें पता होगा क्या होता है, डिप्लॉइड से प्लॉइडी हाफ हो जाती है एट द टाइम ऑफ द मियोसिस वन। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। मियोसिस सेकंड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें प्लॉइडी क्या है, सेम। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा। और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे हमें पता है क्या होती है, मियोसिस होती है। पर ना तो यहां गैमेटोजेनेसिस हुआ, ना यहां पर क्या हुई, मियोसिस हुई, तो वेरिएशन भी नहीं आया। और यही रीजन है कि जो इसकी न्यू जनरेशन है वो टोटली आइडेंटिकल क्लोन है, ये कंप्लीटली आइडेंटिकल क्लोन है टू देयर पेरेंटल जनरेशन। बट अगर यहां पर बच्चों हम बात करें अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ था, वेरिएशन शो हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस हो रही है। और गैमेटोजेनेसिस में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, फर्स्ट भी हुआ, पैकेटीन हुआ, इसमें पैकेटीन ये हुआ, और पैकेटीन पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, वेरिएशन आ गया। तो जो इसकी न्यू जनरेशन होगी वो डिफर करेगी अपनी पेरेंटल जनरेशन। बट वेरिएशन है क्या, द डिग्री बाय विच दी ऑफ स्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन किसे क्या बोलते हैं, द डिग्री बाय विच न्यू जनरेशन डिफर फ्रॉम, ये पॉइंट आगे तुम्हें काम आएगा जेनेटिक्स में, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी इस चैप्टर में। गैमेटोजेनेसिस का भी थोड़ा सा इसकी नॉलेज को और बूस्ट करने के लिए पता होना चाहिए तुम्हें। दूसरा पॉइंट, ये तुम्हें जो प्रिंसिपल बेस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर वहां पे भी यूजफुल है बहुत ज्यादा। कोई डाउट है, बहुत बढ़िया। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है दो टाइप का होता है, हमने भी पढ़ा। गैमेटोजेनेसिस क्या है, टू टाइप का है। अगर हम बात करें मेल बॉडी में, और अगर हम बात करें फीमेल्स में, तो मेल में गैमीट क्या है, मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म्स। बस मेल गैमीट नाम पता होना चाहिए अभी तुम्हें। मेल गैमीट ओवा बोल दो, ओवम बोल दो, या एग बोल दो, ठीक है। तो स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस वो है गैमेटोजेनेसिस, बट इन दी मेल क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, और इसमें क्या हुआ, oogenesis हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दी oogenesis। कोई डाउट है किसी को, गुड। अब आइए यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस पर, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, फर्स्टली आफ्टर दी बर्थ, ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी एज। क्यों होगा, हार्मोनल रेगुलेशन होगा, उसकी हम अभी आगे बात करने वाले हैं, हार्मोनल रेगुलेशन की हम बात करेंगे। अब एक पॉइंट ये है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहां होगा, कौन से ऑर्गन में होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा होता है, टेस्टिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा, इन टेस्टिस, इन टेस्टिस। और टेस्टिस में हमें पता है कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर
लोब्यूल कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स हम बोल सकते हैं इनको। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 सेमिनिफेरस, पता है नहीं, बोल पता है नहीं पता, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें दो सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? मेल जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल्स, और दूसरी है मेल जर्म सेल। और ये जो मेल जर्म सेल है इनकी प्लोइडी डिप्लोइड, चाहे वो सर्टोली सेल हो या वो मेल जर्म सेल, ऑल्सो नोन एज द स्पर्मेटोगोनिया, बताया था हमने लास्ट लेक्चर में। अब इसी में क्या हुआ, पहले डिवीजन हुआ कौन सा? माइटोसिस, पढ़ा था हमने। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस हुआ। क्या बना? कौन सी सेल बनी बताओ? सेल नाम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये बताना है ना हमें। अगर प्लोइडी पहुंचे तब बता दे तुम। तो कौन सी बनी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप हुई। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं प्लोइडी की, प्रतीक्षा, व्हाट विल बी द प्लोइडी ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? क्यों डिप्लॉयड है? हाँ, क्योंकि इसमें माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। तो इसकी प्लोइडी ये पता होना चाहिए तुम्हें, प्लोइडी ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये क्वेश्चन है नीट का। अब होगा इसमें मियोसिस डिवीजन। कौन सा? मियोसिस 1। कौन सी सेल बनेंगी? हाँ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं इसकी प्लोइडी क्या होगी? हैप्लोइड। क्यों हैप्लोइड है ये भी बता दो। मियोसिस हो रहा है, क्योंकि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। तो मियोसिस 1 हुआ, और यहां पर बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसकी प्लोइडी है हैप्लॉइड। कोई डाउट? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस, क्योंकि मियोसिस तो 1 कभी नहीं होगा, अगर मियोसिस 1 हुआ तो मियोसिस सेकंड भी होगा। मियोसिस क्या हुआ यहां पर? सेकंड हुआ। और मियोसिस सेकंड होने पर कौन सी यहां पर सेल बनी? स्पर्मेटिड बनी। इसका नेचर क्या है? हैप्लॉइड है। क्या बनी? स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए। क्लियर? और स्पर्मेटिड है, इसकी भी प्लोइडी क्या है? क्योंकि मियोसिस सेकंड क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। एक पॉइंट याद रखना, मियोसिस सेकंड सिमिलर टू द माइटोसिस बट नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द माइटोसिस। कुछ डिफरेंसेस हैं, 3-4 डिफरेंसेस हैं, पता होना चाहिए तुम्हें। माइटोसिस जब भी होगा वो डिप्लॉइड सेल में हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस सेकंड जब भी होगा वो हैप्लॉइड सेल में ही होगा, कभी भी डिप्लॉइड सेल में या ट्रिप्लॉइड सेल में किसी में नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट, माइटोसिस से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता पर इससे पहले नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कब हो रहा था? इस मियोसिस 1 के जो इंटरफेज है उसी में हो रहा था, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, पर इसमें तो है ही नहीं, इसका इंटरफेज नहीं होता, याद रखना। इसके बीच में एक स्टेज है मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड, इंटरकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फेज बिटवीन द मायोसिस 1 एंड द मियोसिस सेकंड, उस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। हाँ, इसके इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। देन स्पर्मेटिड, अब यही स्पर्मेटिड क्या है? ट्रांसफॉर्म हुए इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्म हम बोल रहे हैं। और इस प्रोसेस को नंदनी हमने क्या बोला? स्पर्मियोजेनेसिस हमने इसको बोला। क्या बोला हमने इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस हमने बोल दिया। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। स्पर्म्स, अब ये जो स्पर्म के हेड होंगे, स्पर्म हेड एम्बेडेड इनटू दी सर्टोली सेल, स्पर्म
एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल। किसमें एम्बेडेड हुए? सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हुए स्पर्म हेड। एंड देन इन द एंड क्या होगा? ये जो स्पर्म्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। भाई कहां बनने हैं? बन तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में ही रहे हैं। अब इससे रिलीज, ये सब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में तो हुआ, अब यही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ये स्पर्म क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे। देन रिलीज स्पर्म्स। अब याद रखना है, हमने अभी क्या पढ़ा? सर्टोली सेल के हेड में एम्बेडेड हैं, तो सर्टोली सेल के हेड से जो ये रिलीज होंगे स्पर्म, उसको हम नहीं बोलते स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसको बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज, हमारी एनसीईआरटी ये बोल रही है, ठीक है? रिलीज स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसी को हमने क्या बोला? स्पर्मिएशन बोला। हमने क्या बोला इसको? स्पर्मिएशन। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं इसकी प्लोइडी क्या है, बताओ? प्लोइड है, याद रखना। स्पर्म तो पता है हमें गैमीट है, लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा स्पर्मेटोजोआ भी गैमीट है। तो दोनों नाम हमें पता होने चाहिए, स्पर्मेटोजोआ भी हमें पता होना चाहिए और स्पर्म भी हमें पता होना चाहिए, एक ही बात है। और दोनों की प्लोइडी क्या है? हैप्लोइड ही है। क्यों हैप्लोइड है? क्योंकि मियोसिस हुआ था, मियोसिस 1। और कौन से मियोसिस के टाइम पे प्लोइडी हाफ हो जाती है? 1 के केस में हो जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है हो तो पूछ लो अभी। गुड। नेक्स्ट टॉपिक जो है hormonal रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इसकी बात कर रहे हैं हम, hormonal रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता चला क्या होता है, एक तरह की गैमेटोजेनेसिस है विच अकर्स इन दी ओनली इन दी मेल्स। कब होगी स्टार्ट? प्यूबर्टी एज के टाइम पर होगी, ठीक है? अब हार्मोनल रेगुलेशन की अगर हम बात करें, मतलब कौन कौन से हार्मोन्स हैं और हार्मोन को सिक्रीट कौन सी ग्लैंड करती है, बताओ? एक्सोक्राइन ग्लैंड और द एंडोक्राइन ग्लैंड। विच ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन? एंडोक्राइन हार्मोन। अच्छा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या होगा, ये पता होना चाहिए तुम्हें। हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होंगी? डक्टेड ग्लैंड होंगी। बट अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तो वो कैसी है? डक्टलेस ग्लैंड है। वो कैसी है? वो डक्टलेस है। उल्टा हो गया है ना बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो कैसी होती हैं? डक्टेड ग्लैंड होती हैं। याद रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स एंजाइम्स बट नॉट ओनली द एंजाइम्स। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो वो सिक्रीट करेंगे मेनली हॉर्मोन्स को ही। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? हम हॉर्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? हॉर्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। और ये जो हॉर्मोन्स हैं ये बेसिकली कौन सिक्रीट करेगी? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगी। तो हम यहां पर बेसिकली डिस्कस करने वाले अबाउट द दो ग्लैंड के बारे में, टू ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब थोड़ा सा इन दोनों ग्लैंड को समझते हैं, इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनके दोनों के बीच का रिश्ता क्या है वो समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है? अब एक चैप्टर है क्लास 11th का लास्ट चैप्टर जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी से मैंने एक डायग्राम उठाया है यहाँ पर, ये वाला, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर का ही डायग्राम है उसमें। तो ये जो ग्लैंड है ये वाली कौन सी है? हाइपोथैलेमस। दिख रहा है सब क्लियर एकदम? ये हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में यहां पर क्या है? देखो हाइपोथैलेमस में बेसिकली क्या होता है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। और यही क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, होते हैं सिक्रीटरी टाइप, होते हैं इनहिबिटरी टाइप। हाइपोथैलेमस में दो टाइप की न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, सिक्रीटरी और इनहिबिटरी, ठीक है? जो सिक्रीटरी होंगे वो सिक्रीट करेंगे रिलीजिंग टाइप के हार्मोन्स को, और जो इनहिबिटरी होंगे वो रिलीज करेंगे इनहिबिटरी टाइप के हार्मोन्स को। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है और ये जो नीचे ग्लैंड है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इधर साइड हमने बना दी इंटीरियर पिट्यूटरी
ग्लैंड। समझना जरा इस कॉन्सेप्ट को पूरा। और ये साइड हम बना रहे हैं यहां पर कौन सी, दिस साइड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब एक चीज सुनो, हमने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पोर्टल सर्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं तो किसी को पता है, पढ़ा है हमने पोर्टल सर्कुलेशन। when the deoxygenated blood moves from one organ to the another organ except the heart, the deoxygenated blood move कर रहा है एक organ से दूसरे organ में, another organ में, बट किसको छोड़कर, हार्ट को छोड़कर। हार्ट को ब्लड ना जाकर, क्योंकि भाई हार्ट ही तो रिसीव करेगा, राइट एट्रिया जो होता है हार्ट का, वेना कैवा के थ्रू वो रिसीव करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बिफोर टू गो इनटू दी हार्ट। हार्ट में जाने से पहले कहां गया, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में गया, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन हम बोल रहे हैं। तो हमारी जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड के बीच में भी एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है जिसका नाम है हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो तुम्हें दिख रहा होगा ना ये वाला, देखो ये वाला दिख रहा है ये, तो ये क्या है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है, दिस इज द हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। देखो लिखा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन, तो यहां लिखेंगे क्या है ये, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन इसमें हो गया। अब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जो हैं, जो रिलीजिंग न्यूरॉन्स होंगे, वो एक हार्मोन को सिक्रेट करेगा जिसका नाम है GnRH। हाइपोथैलेमिक किसने रिलीज किया, रिलीजिंग न्यूरॉन्स ने, रिलीजिंग न्यूरॉन्स ने एक हार्मोन सिक्रेट किया जिसका नाम हमने लिया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला हमने इसको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमने बोला। अब हमें पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है, तो इसका जो सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली किस में आएगा, ब्लड में आएगा। भाई यहाँ पर क्या ब्लड ही तो है इसमें, तो कहां पर आया सिक्रीशन, ब्लड में आया। और हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो ब्लड जिसमें ये हार्मोन प्रेजेंट था, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो कहां गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ गया। तो GnRH जो हार्मोन है कहां से आया, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू आया। ये कहां से आया, ये आया हाइपोथैलेमस ग्लैंड से आया। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हाइपोफाइशियल इसके थ्रू, मतलब एरो अपोजिट बाय बना कर देते हैं इसको, ये इस वे में, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहां पर आया, ये GnRH आया। कहां आया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसने क्या करा, GnRH ने, GnRH स्टिमुलेट्स, याद रखना किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है FSH एंड FSH का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल stimulating hormone, and this one is luteinizing
हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर ग्लैंड की, थोड़ा सा उसको भी समझना है यहाँ पर, क्योंकि एक हार्मोन यहाँ से हमारे काम का है अभी। कौन सा है वो? ऑक्सीटोसिन। अब हाइपोथैलेमस ने डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल करेगा किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। मतलब जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस डायरेक्टली रिलेशन है इसका किसके साथ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है दो हार्मोन को, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी हम बोलते हैं। एडीएच और क्या बोले इसको? वैसोप्रेसिन भी हम बोलते हैं। इज क्लियर? अब दोनों हार्मोन देखा जाए, इनको सीक्रेट कौन कर रहा है? ये पॉइंट पता होना चाहिए तुम्हें। पर दोनों हार्मोन को सिंथेसाइज कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ये नीट का क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली इसके अपने खुद के हार्मोन नहीं है, तो इसका काम है बस सिक्रीट करना। बना कौन ये हार्मोन बन कहां रहे? हाइपोथैलेमस में। तो एक्चुअल में ये हार्मोन्स आए कहां से? ये एक्चुअल में हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से ही आए। किससे आए? हाइपोथैलेमस से आए। सिंथेसाइज कहां हुए? हाइपोथैलेमस में हुए। पर सिक्रीट कहां से हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहे हैं। और ये हार्मोन तो अभी हमने पढ़ा भी है थोड़ी देर पहले, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस को क्या करता है? ये ट्रिगर करता है फॉर द जनरेशन ऑफ द, बोलो, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला? बर्थ हार्मोन हमने बोला। एंड ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड में जो एल्वुलाई होते हैं, उसके जो ल्यूमन होते हैं, जो कैविटीज होते हैं, जिसमें जहां पर मिल्क स्टोर रहता है, उसको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कि मिल्क इजेक्शन के लिए भी यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स व्हाई नोन एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बर्थ हार्मोन भी बोल रहे हैं इसको हम, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी हम बोल रहे हैं। कौन सिक्रीट कर रहा है? सिक्रीट। सिंथेसाइज कौन कर रहा है? पता चला? कोई डाउट? पोर्टल सर्कुलेशन जीएनआरएच, उसने क्या करा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया फॉर द रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन विच आर एफएसएच एंड एलएच। अब यही दोनों हार्मोन होंगे जो बेसिकली क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को और स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट करने वाले। तो टॉपिक क्या था जो हम पढ़ रहे थे? वो है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हमने बात करा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आ रहा है? जीएनआरएच। कौन सा हार्मोन आया? जीएनआरएच। इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने, अब पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप की हमने पढ़ी अभी। एक हमने पढ़ी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ी, और एक हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो जीएनआरएच है, ये स्टिमुलेट करेगा किसको? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ दो टाइप के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। एक है एफएसएच और एक है एलएच। अब समझो जरा, हमने पढ़ा था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, है ना? टेस्टुलर लोब्यूल की हम बात कर रहे हैं। यहां देखो जरा, यहां ध्यान दो भाई, हमने क्या बनाया? टेस्टुलर लोब्यूल बनाया, ठीक है? इसी टेस्टुलर लोब्यूल में प्रेजेंट है क्या? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये हमने बना दी इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, एक बना दी। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग जो है, वहां पर दो सेल्स प्रेजेंट हैं, पढ़ा था हमने, मेजियम सेल और सर्टोली सेल। तो एक साइड में पिंक कलर की सेल्स बना रहा हूं इस टाइप से। मान लें कौन सी सेल्स हैं? दीज आर
मेल जर्म सेल्स, और जो नीचे वाली सेल्स हमने बनाई वो हमने बना दी सर्टोली सेल, मतलब ये वाली जो सेल्स हैं ये कौन सी हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स हैं। कौन क्लियर है? तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सर्टोली सेल जैसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वही इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, लेडिक सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। मतलब रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स विद इन द टेस्टिकुलर लोब। ये क्या बनाया मैंने, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल तो बनाया है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन होगा इन दी टेस्टिकुलर लोब्यूल, उस स्पेस को हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल स्पेस हमने बोला। और उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। तो हमने क्या करा, इसके अंदर यहां पर कुछ सेल्स हमने बना दी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, हमने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ सेल्स हमने बना दी। और ये जो सेल्स हैं ये कौन सी हैं, दीज आर लेडिग सेल। ये दो हमारे काम किए, एक हो गई लेडिग सेल और एक हो गई सर्टोली सेल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो एलएच हार्मोन क्या कर रहा है, पहले इसको समझो। तो ये स्टिमुलेट करेगा लेडिग सेल को, स्टिमुलेट लेडिग सेल्स। अब सुनो यार, याद हमें कैसे रखना है ये, ठीक है? मुझे तुम्हारा मन कर ऐसे याद रखना, एलएच में क्या है, एल है, और लेडिग सेल में रिलेट कर पा रहे हो, इस तरह से याद रखो। एंड वी नो ऑलरेडी दैट द लेडिग सेल का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीट द एंड्रोजन हार्मोन व्हिच आल्सो नोन एज द टेस्टोस्टेरोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। तो यही लेडिग सेल सिक्रीट करेगा क्या, सिक्रीट्स एंड्रोजन, जिसको हमने क्या बोला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोला हमने इसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमने बोल दिया। क्लियर पॉइंट? अब यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी की हम बात कर रहे हैं। स्टिमुलेट्स स्पर्मेटो, टॉपिक का नाम ही क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन। अब ये जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो हमने पढ़ा है ना, ये काम कब करेगा, जब प्यूबर्टी आ जाएगी। मतलब हाइपोथैलेमस सिक्रीट दी जीएनआरएच एट द टाइम ऑफ, एट प्यूबर्टी के टाइम पर रिलीज करा इसने, जीएनआरएच ने प्यूबर्टी टाइम पर रिलीज हुआ। तभी ये आया किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। तब इसने क्या करा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रेशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। कब रिलीज हुए, इज इट क्लियर और नॉट? गुड। द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। ठीक है। अब आ गए हम एफएसएच पर। ये कब आए हार्मोन, ड्यूरिंग प्यूबर्टी चल रहा है अभी, एफएसएच। एंड एफएसएच स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स। किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स सर्टोली। इसका भी याद करने की ट्रिक है भाई, एफएसएच में क्या है, एस है, और सर्टोली सेल में भी एस ही है, रिलेट कर लो। ये याद रखना है तुम्हें, क्योंकि पूछा जाता है विच हार्मोन स्टिमुलेट द सर्टोली सेल और विच हार्मोन स्टिमुलेट द लेडिक सेल। कोई डाउट? गुड। अब सर्टोली सेल क्या करता है, ये हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस, हेल्प करती है, हमारी एनसीईआरटी बोलिए। तो सर्टोली सेल जिसकी वजह से क्या हुई, हेल्प्स इन दी
या स्टिमुलेट स्पर्मियो। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि ठीक है, मान लिया हमने स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। और ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले अभी। यहाँ बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहती है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, नॉट मेटोजेनेसिस। हमने मेटो बोला था। चलो, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। इसी को हम बोलते हैं, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से, को बिना कोई कंफ्यूजन के। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन में ही 4 मार्क्स नहीं करते, 5 मार्क्स जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी स्पर्म्स। ठीक है, अब आइए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है क्या। देखो, स्पर्म क्या, एक मेल गैमीट है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन किस टाइम पे होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस टाइम पे, वो भी कब होगा, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी एज। अब जो मैच्योर स्पर्म है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैच्योर स्पर्म की हम बात कर रहे हैं। तो मैच्योर स्पर्म में बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि एक क्या है, हेड है, एक क्या है, नेक है, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, तो जो हेड वाला पार्ट है, इसका जो इंटीरियर पार्ट होगा वो कवर्ड होगा एक मेम्ब्रेन से, कैप-लाइक स्ट्रक्चर से, उसको हमने क्या बोला, एक्रोसोम हमने बोला। क्या बोला हमने इसको, एक्रोसोम हमने बोल दिया। क्लियर पॉइंट। अब सुनो यहाँ पे जरा। तो सबसे पहले स्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द लिविंग, मतलब हमारी बॉडी की, ऑफ आवर बॉडी, समझ दी। ये तो पता ही होगा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है कौन, स्पर्म, मेल गैमीट है। एंड स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, तो सेल, और सेल कोई भी हो, कोई भी लिविंग सेल है, वो कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला हमने इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है ये। 3 रीजन से मेनली, या 4 ले लो, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। 3 रीजन है इसमें, एक है हेड, नेक, मिडल पीस एंड एक है टेल। हाँ 4, उसके बाद में करेक्ट भी तो करा था मैंने, 4 ही तो लिखा है। अच्छा 3 लिखा है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। चलो बस बस, कितने रीजन हैं, 4 रीजन हैं, 3 मान जाते हैं, हम 4 लिख रहे हैं यहाँ पर, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। क्योंकि 3 जो नेक वाला रीजन है, एक पॉइंट वहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें होते हैं सेंट्रियोल, डिस्टल एंड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, वो काम आएंगे अभी आगे हमारे लिए। समझ में हेड। अब हेड वाला जो पार्ट है, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है, जिसको हमने क्या बोला, एक्रोसोम बोला, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हेड वाला पार्ट जो है, हेड ऑफ द स्पर्म, हेड ऑफ स्पर्म्स कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को
हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम हमने बोला, क्या बोला, एक्रोसोम हमने बोला, विच फिल्ड बाय दी सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। एक्रोसोम है, इससे फिल्ड होगा, फिल्ड बाय सेवरल हाइड्रोलिटिक नाम लिख दूं इनके, ऐसे फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे इनको हम, सुन लो चलो। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से हैं, स्पर्म लाइसिन है, स्पर्म लाइसिन है, जोना लाइसिन भी होता है एक, जो जोना प्लेसिडो लेयर को ब्रेक करता है, जोना लाइसिन। एक होता है हायालुनोरिडेज, भाई जोनो रेडिएटा जो होता है ना, कोरोना रेडिएटा, उसकी जो सेल्स होती है वो हायालुनोरिक एसिड की वजह से टफ होती है, तो हायालुनोरिक एसिड को भी हमें डिसोल्व करना होगा ना, तो उसके लिए एक एंजाइम है हायालुरोनिडेज। ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फिल्ड होते हैं किसमें, एक्रोसोम में। तो एक पॉइंट है जो अभी हमने नहीं करा और जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है जहां से, ये मॉडिफिकेशन किसका है, किसका मॉडिफिकेशन होगा बताओ, मॉडिफिकेशन ऑफ दी गोल्गी अपैरेटस। नहीं पता तो याद कर लो इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस। कोई डाउट है, हेड वाले पार्ट में तो नहीं पूछ जाएगा, मतलब हेड के ऊपर वाला जो कवर्ड है किससे, एक्रोसोम के थ्रू। अब हम बात करें हेड वाले पार्ट की, देखो हेड में लिखा हुआ है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, किसमें है, हेड वाले, इस वाले पार्ट में, मतलब यहीं पर ही क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक, अच्छा यूकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल है, इतना सोच रहे हो, यूकैरियोटिक सेल हुई ना भाई, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, बैक्टीरिया है ओनली, पीपीएलओज वगैरह माइक्रोप्लाज्म है, यहाँ तो उनकी थोड़ा ना बात कर रहे हैं हम, या तो ह्यूमन सेल की बात कर, ह्यूमन सेल है ना ये, तो ना क्यों सोचना फिर, तुम तो ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, इतना टाइम नहीं है सोचने का, ऐसे ऐसे पॉइंट को सोचोगे तुम वहां पर। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुई, और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, क्रोमोसोम मटेरियल, मतलब डीएनए ही तो होगा जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिड एंड देन क्रोमोसोम। कौन समझ में आया। अब मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पर क्रोमोसोम है, ये जो यहाँ पर जो सेल है, ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, कैसी है ये, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो तुम कुट जाते, 23। कौन समझ में आया, क्यों 23 ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन डिप्लॉइड सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हम जो ये पढ़ रहे हैं ना ये देखो, ये जब हम डिप्लॉइड सेल पढ़ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास, 46, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में 46, ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसी से क्या बने, ये स्पर्म्स बने, भाई स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, 23, वही तो लिखा है हमने। चलो आओ यहां पर जरा, 23 नंबर, तो हमें पता होना चाहिए हेड वाला पार्ट ही कंटेन कर रहा है क्या, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब आ जाओ नेक पर, जो शॉर्ट नेक है ना ये, इसके पास होते हैं टू सेंट्रियोल। अच्छा सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए, सेंट्रियोल किस टाइप का सेल ऑर्गेनल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बताइए।
कैसे होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा। सरासर ये गलत है। कैसे होता है? ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा, है ना? सही दिमाग लगाया एकदम, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, याद रखना। अब दो टाइप के सेंट्रियोल हैं इसके अंदर, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल। इतना तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ वैसे, पता होना चाहिए। पर तो नेक वाले रीजन के पास क्या है? टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रियोल। तो यहां हम लिखा शॉर्ट नेक, भाई शॉर्ट ही तो है ये, शॉर्ट नेक कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, जिनको हमने क्या बोला? हमने उनको बोल दिया। अब ये जो सेंट्रियोल हैं, दो हैं, एक है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और अनदर है डिस्टल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल एंड दी डिस्टल सेंट्रियोल। कोई डाउट? आइए आगे जरा। अब आगे हम किस पर? मिडल पीस ऑफ दी। और मिडल पीस के पास क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पॉइंट ये है कि व्हाई दी माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आंसर तुम्हारे पास इसका होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम एक चैप्टर पढ़ के आए हैं लास्ट में, रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स, एटीपी का फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू? जो इसमें एटीपी बनेंगी, क्या वो एसएलपी वाली होंगी या वो ओपी वाली होंगी? क्वेश्चन ये है नंदनी। मतलब ओपी का मतलब क्या होता है ये तो बता दो। ये तुक्का मार दिया, तुक्का मार दिया। हम्म, पड़ोसी, नंदिनी की पड़ोसी, इसी, हाँ इसी, इसी का। बेटा इस टाइम, ये वो टाइम है जिस टाइम पर एफर्ट्स कम नहीं करे जाते। तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन इस टाइम पे आके मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं? इस टाइम पे आते आते क्या करते हैं? अपने उनके एफर्ट्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, उनकी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। तो पॉइंट ये है कि इसी टाइम पर हमें अपने एफर्ट्स बढ़ाने होते हैं, इसी टाइम पर। और इसी टाइम पर आते हैं बच्चे, जो उनका जो होता है ना जज्बा जो होता है पढ़ने का, वो कम हो चुका होता है, डिमोटिवेटेड रहते हैं, अदर कामों अपने आप को रख लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी। 2-3 महीने और बचे हुए हैं इसमें, और अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ। थोड़े नहीं, बहुत एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, समझो बात को जरा। तो क्वेश्चन क्या था? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तो बनाता है, मैं पता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, लेकिन जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनी, वो एटीपी कौन सी होंगी? एसएलपी, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो एनएडीएच बने थे इन दी ड्यूरिंग दी क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन है लिंक रिएक्शन एंड ऑल्सो क्रेब्स साइकिल, यही तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इनके टाइम में क्या बनता है? एनएडीएच और एफएडीएच2। देखो यहाँ पर जरा, एक हमने सेल ली यहाँ पर, ये हमने क्या ली यहाँ पर? एक सेल ली, और सेल के अंदर हमने बनाया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाया? दिस इज दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो क्या है? मैट्रिक्स है ना अंदर का। अब यहाँ पर क्या आया? मान लो ग्लूकोज आया, भूल जाते हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो। देखो पढ़ना बेकार है अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि एक पॉइंट समझ जाओ बिल्कुल, जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को अगर हमें कांस्टेंट भी रखना है ना, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, उतनी ही रखना है तुम्हें, जितने तुम्हारे पास ज्ञान है, अगर तुम्हें उसी ज्ञान को कांस्टेंट रखना है कि वो ना तो कम हो ना वो ज्यादा हो, उसके लिए भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, वरना भूल जाओगे। तो जब कांस्टेंट रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमें इंप्रूव करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्या? तो तुम्हें कांस्टेंट करने के लिए भी मेहनत करनी है और इंप्रूव करने के लिए भी मेहनत करनी है, समझो इन बातों को। आइए यहाँ पर जरा। तो ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इनटू दी पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के? 2।
तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर हम कौन से रिप्रोडक्शन की रेस्पिरेशन की बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो ये पायरुविक एसिड कहाँ है, यहाँ है, ये कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, इसको हमने क्या बोला, लिंक रिएक्शन हमने बोला, लिंक रिएक्शन हमने बोला। तो इसी एसिटाइल कोएंजाइम से क्या हुई, क्रेब्स साइकिल, क्या हुई, क्रेब्स साइकिल। इसी क्रेब्स साइकिल से क्या ही, मतलब इसको हमने और क्या बोलते हैं, टीसीए भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तब होता है इन दी एंड आकर ईटीएस। और ईटीएस के टाइम पर क्या होता है कि जो देखो इसके टाइम पर क्या आए थे, एनएडीएच आए थे, क्या आए थे, एनएडीएच आए थे। इसके टाइम पे भी क्या है, एनएडीएच आया एंड FADH2 आया। अब तुम ये भी बोलोगे सर जीटीपी भी तो आता है, और उसका कन्वर्जन इसमें नहीं होगा, क्यों 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 नहीं होगा बताओ, क्योंकि जीटीपी वो सिमिलर फॉर्म है एटीपी की ही, एक जीटीपी इक्वल होती है किसके, एटीपी की। और हमें ये भी पता है कि जो जीटीपी होती है ना वो एसएलपी में आ जाती है सब, क्योंकि डायरेक्ट ही तो है ये सब्सट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, मतलब अगर डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस हुई है तो एसएलपी, अगर वो उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है सच एज NADH और FADH2 तो वो कौन सा हो गया, ऑक्सीडेटिव। और हमें पता है भाई एक NADH तो आता है इससे, एक लिंक रिएक्शन से, पर दो पायरुविक एसिड हैं, कितने हैं, दो, तो कितने NADH आए, दो। क्रैब साइकिल में एक क्रैब साइकिल के टाइम पे कितने NADH आते हैं, तीन। FADH2 कितना था, एक, तो दो पायरुविक एसिड है तो तीन दूनी छह, मतलब बिहार की लैंग्वेज में बोले हम, है ना, 6, छह बोल दो, 6 बोल दो, जो मर जाए वो बोल दो, 6 बोल दो, हाँ। तो 6 NADH हो गए, 6 क्या है यहाँ पर, समझना बात को जरा, 6 NADH है, FADH2 कितने हैं, दो FADH2 ये हो गए, नहीं आया समझ में, दो NADH यहाँ से आ रहे हैं, 6 NADH कहां से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एटीपी बैलेंस शीट में, एटीपी बैलेंस शीट देख लेना घर पर जाकर एक बार उसको, तो 6 NADH एंड 2 FADH2। अब हमें पता है कि एक NADH से कितनी एटीपी आती है, 3 एटीपी आती हैं, एक FADH2 से कितनी एटीपी आती है, 2 एटीपी आती है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ओपी वाली एटीपी होंगी, ओपी वाली एटीपी कितनी आएंगी बताइए, एक पॉइंट मैंने मिस करा, वहां से शुरू से भी दिमाग लगाना, सिर्फ इसी के बेस पर मत चलना, इसके बेस पर यहां पे भी कुछ है, क्या ये ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी तो NADH आते हैं, नहीं आते, कितने आते हैं, दो। कौन से स्टेप पे बनते हैं वो, 6th स्टेप पे बनते हैं वो, थर्ड पे नहीं, थर्ड पे 36 एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब सही बताया तुमने एकदम भाई, 2 एटीपी आती है ओनली कहां से, ग्लाइकोलाइसिस से, जो SLP वाली है, टोटल 36 एटीपी आएंगी इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कैसी हैं, ओपी वाली हैं। दैट्स व्हाई हमने इसको क्या बोला, पावर हाउस ऑफ दी, मतलब मोस्टली जो एटीपी आई, क्या बोला हमने इसको, पावर हाउस ऑफ दी सेल। ये नहीं पता तो पता होना चाहिए, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, रेस्पिरेशन दी प्लांट वाले चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के एस्पेक्ट में, समझ में आया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट है, मतलब ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सेल हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन दी मिडल पीस ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया, present in the middle piece of the sperm, इंपोर्टेंट नहीं, बहुत इंपोर्टेंट है वाला पॉइंट। अब आ गए हम कौन से पार्ट पर, फ्रॉम दी टेल वाले पार्ट पर। और भाई स्पर्म क्या है, स्पर्मेटोजोआ एक क्या होता है, एक सर्कुलर सेल होता है स्पर्मेटोजोआ की, अगर हम बात करें। अब इसमें ये चीज नहीं है, ना तो इसमें टेल है, ना ही इसमें हेड, एक्सपर्म ये वगैरह है। तो जो स्मॉल सर्कुलर सेल है उसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोजोआ। जब ये सटोली सेल्स में होता है तब इसका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, तब जाके इसमें निकलते हैं क्या, टेल, एक्रोजोम, हेड में क्या आ गया, न्यूक्लिया आ गया, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका, ये मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर है। क्लियर पॉइंट, गुड।
अब हमने क्या करा यहाँ पर, जो टेल है वो मॉडिफिकेशन है किसका, तो अगर मैं बात करूं फर्स्टली टेल की, टेल जो है वो मॉडिफिकेशन किसका है, पढ़ चुके हैं हम, बताइए। टेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, बोलो जल्दी बताओ। पढ़ने के बाद भी हम पढ़ के आए इसको लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में, तब तुम ऐसे पागलों की तरह शांत बैठे हो। मतलब तुम्हारे एफर्ट्स जो है डाउन जा रहा है, मतलब एफर्ट्स छोड़ो, तुम्हारा जो ग्राफ है ना वो डाउन जा रहा है। पहले तुम ऐसे शांत नहीं बैठते थे। मॉडिफिकेशन टेल किससे बना हुआ है, फ्लैजेला, नहीं पता था, फ्लैजेला, फ्लैजेला का मॉडिफिकेशन है ये टेल किसका मॉडिफिकेशन है, अगर अब कैमरा ऑन नहीं होता ना तो तुम्हारी थोड़ी सी और तारीफ करता मैं भी। मॉडिफिकेशन ऑफ, देखो यहां पर जरा, भाई मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लैजेला, भाई स्पर्म मोटाइल होता है नॉन मोटाइल होता है, कौन सी मूवमेंट शो करेगा वो, क्यों कर पा रहा है, टेल की वजह से। और टेल किसका मॉडिफिकेशन है, फ्लैजेला का, बस इतना ही तो याद रखना है। तो टेल रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अच्छा देखो जरा, एक पॉइंट और सुनो, मोटिलिटी में पता चली, अगर हम इस मोटिलिटी का रेट निकालें पर मिनट वो भी, तो स्पर्म्स मूव्स, स्पर्म्स मूव्स 1.5 टू 3 mm पर मिनट, मन नहीं, मतलब आफ्टर द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन की बात की हम बात कर रहे हैं। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, व्हिच मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजाइना। ठीक है, तो स्पर्म की जो स्पीड रेट है वो क्या है, 1.5 टू 3 mm पर मिनट है। एंड विद इन 30 मिनट्स में ये कहां पहुंच जाता है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो डेस्टिनेशन क्या होगी इसकी बताओ, फिलिपिन ट्यूब में कौन सी साइट, कौन सी ट्यूब, कौन सी ट्यूब, फिलिपिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन साइट, वो है इसकी डेस्टिनेशन। इन 30 मिनट्स रीच इनटू फर्टिलाइजेशन साइट, कहां पर है, ओ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन साइट, वहां पर ये 30 मिनट्स में पहुंच जाता है। स्पीड क्या है इसकी ये तुम्हें पता होना चाहिए, वैसे ये नीट में नहीं आएगा, ये भी याद रखना। हमने फिर ये भी पढ़ा था पर इजैकुलेशन, याद है, भूल गए, पर इजैकुलेशन कितने अमाउंट ऑफ सीमन रिलीज होगा, 2.5 टू 5 ml। इसमें कितने मिलियन स्पर्म्स होंगे इजैकुलेशन वाले स्पर्म में, 200 टू 300, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और 60% जो स्पर्म्स होंगे वो नॉर्मल शेप के होंगे, 60% कैसे हैं, नॉर्मल शेप के हैं। और इसी में 40% जो हैं वो शो करेंगे विग्रस, विग्रस मतलब क्या होता है, हाई मोटिलिटी, तो विग्रस मोटिलिटी, समझ में आया। एक बार इसको दोबारा देखो जरा शुरू से, तो हार्मोनल रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं।
एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी एज। दो ग्लैंड इन्वॉल्व होंगी, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस कौन से ग्लैंड को सिक्रेट करती है, एनआरएच को, with the help of the portal circulation from the deoxygenated blood move from the hypothalamus to the pituitary gland। हट को तो नहीं गया, तो क्या बोला हमने इसको, पोर्टल सर्कुलेशन हमने बोल दिया। कौन सा, हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन बोल दिया। वीन कौन सी होगी, हाइपोफाइसियल पोर्टल वीन होगी। तो जीएनआरएच हार्मोन सिक्रेट हुआ किससे, रिलीजिंग न्यूरॉन से ऑफ द हाइपोथैलेमस से, फिर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहां पाया, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आया। उसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर द सिक्रीशन ऑफ द गोनेडोट्रोपिन हार्मोन विच आर एफएसएच एंड एलएच। दो हार्मोन आ गए, कौन सी एज में, बचपन में आए या फिर प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज में, ठीक है। एफएसएच और एलएच याद रखने के लिए कौन सा हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, ये पूछा जाता है। एलएच लीडिंग सेल, एल है देखो इसके पास, एफएसएच सर्टोली सेल, एस है दोनों के पास। इस तरीके से याद कर सकते हो, आसान बनाने के लिए। लीडिंग सेल का मैं पहले से वक्त पता है, पढ़ के आए हम, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। सर्टोली सेल इसको स्टिमुलेट किसने किया, एफएसएच ने, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड आल्सो स्पर्मेटोजेनेसिस, तीनों में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पढ़ चुके हैं, इसका खुद का अपना कोई हार्मोन है नहीं है। इसका हार्मोन कहां सिंथेसाइज होते हैं, और सिक्रीट करता है ये हार्मोन को, ठीक है। देन ये भी हमने पढ़ लिया। स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भाई स्पर्म एक सेल ही तो है, कैसी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है ऑफ आवर बॉडी, सेल है, और हर एक सेल कवर्ड होती है किससे, उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने यहां पर पढ़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हेड का जो पार्ट होगा वो कवर्ड है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, ये वाला जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला, एक्रोजोम बोला। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है कि एक्रोजोम जो होगा वो किसका मॉडिफिकेशन है, गोल्गी अपैरेटस का मॉडिफिकेशन होता है एक्रोजोम, which filled by the hydrolytic enzymes such as spermolysin, जोनालाइसिन एंड hyaluronidase। इन सबको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना एक की, हमें उसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, हमें उसको डिसोल्व करना होगा, और उसी को पेनिट्रेशन में डिसोल्व करने में कौन हेल्प करेगा, आवर मतलब स्पर्म का एक्रोजोम। समझ में आया, बहुत बढ़िया। देन आफ्टर द एक्रोजोम कौन से पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हेड की। भाई हेड वाला जो पार्ट है वो लार्जेस्ट पार्ट है सबसे पहले तो, और इसमें क्या है, न्यूक्लियस कंटेनिंग है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा इसका। कैसा होगा, क्यों हैप्लॉइड, क्योंकि हमें पता है कि ये गैमीट है पहले तो, इससे बना है मेयोसिस के थ्रू बना है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के एस्पेक्ट अगर ये हम बात करें तो प्लॉइडिक एस्पेक्ट तो हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम के नंबर के एस्पेक्ट में बात करें तो 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हो गए, क्लियर। देन बिलो टू दी हेड मिडल पीस, और नेक आ गया। नेक में क्या होते हैं, सेंट्रियोल, क्या है इसमें, और सेंट्रियोल कैसे ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ओनली प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल, प्लांट्स नहीं। यूकेरियोटिक सेल एनिमल सेल तो है, पर यूकेरियोटिक सेल तो प्लांट सेल भी तो है, क्या उसमें सेंट्रियोल होंगे, ये याद रखना, ये डिफरेंस है बिटवीन दी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल। मिडल पीस, मिडल पीस में क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तो जो टेल मूव करेगी ना, ये फ्लैजिला है तो मॉडिफिकेशन फ्लैजिला का ही, तो टेल जो मूव करेगी उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आएगी, मिडल पीस से आएगी। मिडल पीस से ही क्यों आएगी, क्योंकि मिडल पीस के पास है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का हमने ये भी रोल पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, बेसिकली 36 एटीपी जो बनेंगी वो कहां बनेंगी, माइटोकॉन्ड्रिया बनेगी। मतलब कि मेन सोर्स जो होगा एनर्जी का इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन, नॉट एनारोबिक, इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एटीपी कहां बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेगी। कितनी बनेगी, 36 बनेगी। हमने एक वहां पर एक पॉइंट भी पढ़ा था, 36 और 38 एटीपी मसल सेल्स और न्यूरॉन्स के बीच में होता है वो, यहाँ पर मसल सेल की बात नहीं कर रहे हैं। 36 एटीपी कहां बनी, माइटोकॉन्ड्रिया में बनी।
कौन क्लियर? 30 एटीपी बनती है टोटल, और 2 एटीपी कहां से आती है? ग्लाइकोलाइसिस से आती है, एसएलपी वाली। इज क्लियर नोट? बहुत बढ़िया। इसमें जीटीपी वाली भी ऐड करी हुई है हमने, याद रखना, ये ओपी वाली नहीं है सारी, इसमें एसएलपी वाली भी है। कौन सी है? एसएलपी वाली भी है। कितनी होंगी? 2 एसएलपी वाली होंगी। एक क्रेब्स साइकिल पे एक जीटीपी निकलती है, तो दो क्रेब्स साइकिल 2 जीटीपी, तो 2 एटीपी इसमें मतलब कौन सी है? एसएलपी वाली। अगर मैं ओपी वाली की ही बात करूं तो 34 होंगी। कितनी होंगी? 34। समझ में आया? आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है? कोई डाउट है तो बताओ, बताओ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद दी oogenesis।